नमस्कार। देश परदेश में आपका स्वागत है। सतीश शाह बॉस्टन से। आज विनोद दुआ चले गए। उनसे हमारा परिचय 40 बरस का था। सब लोग उन्हें चाहते थे। एक एक पूरी पीढ़ी को उन्होंने अपने अपने आवाज से, अपने अंदाज से मोहित किया। पत्रकार के दौर पे उनका जो आखिरी अवतार था कोविड के पहले का, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसके पहले जो भी उन्होंने किया उसमें लोगों को लुभाने की बातें थी, भोजन की बातें थी, कुछ हर तरह की बात थी। उनका हिंदी का अंदाज अपना था और सभी ने उनको, उनके परिवार को, सबको श्रद्धांजलि दी। और जो तमाम हिंदी के पत्रकारों में अगर लोगों को आज कोई याद होगा तो विनोद दुआ का नाम उसमें काफ़ी पहली पहली पंक्ति में होगा। उनको हम सबकी श्रद्धांजलि। और उसके साथ एक बड़ी बात हुई कि बर्मा में एक नोबेल लॉरिएट नेता आंग सान सू की या सूची, दो तरह से उनका नाम लेते हैं, उनको बर्मा की सरकार ने, जो कि सैनिक सरकार है, वहाँ के कोर्ट्स ने, कचहरियों ने उनको एक सजा दी। चाहे वो 2 साल की हो, 4 साल की हो, फर्क नहीं पड़ता, उनको सजा मिली। जो कि एक राष्ट्र का अध्यक्ष था, उसको एक देश में सजा दी गई। और इसके बावजूद कि उनको एक जमाने में एक जनतांत्रिक आंदोलन का नेता माना गया, उनको नोबेल प्राइज दिया गया। दुनिया भर उनके साथ थी, बहुत पढ़ी लिखी थी, हैं रादर। और उनके जो भाषण आप सुनेंगे जो उन्होंने ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में दिए, वो अपने आप में किसी भी नेता के लिए एक ईर्ष्या की बात होगी। बहुत बढ़िया बोलती थी और अपने देश की हर तरह से बहुत बड़ी नेता रही हैं। लेकिन एक छोटे से देश में सेना ने वहाँ जमहूरियत या जनतंत्र की जड़ें मजबूत होने के रास्ते में जितनी ही रोड़े अटका सकते हैं अटकाए। लेकिन सबसे ज्यादा सवाल खड़े हुए जब उन्होंने आंग सान सूची ने अपने ही देश में एक पूरे वर्ग, एक पूरे समूह के ऊपर अत्याचार शुरू किया, उनको निकाल दिया, उनको मारा गया, उनकी हत्या की गई, एक जेनोसाइड का माहौल बन गया। जब वहां से तमाम जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले रोहिंग्या लोग थे, उनको निकाला गया वहां से। दुनिया भर में उसकी आवाज उठाई गई, लेकिन आंग सान सूची, उनके जो भी अपनी कंपल्शंस थी, जो मजबूरियां थी, उसमें उनका नेतृत्व नहीं दिखा। ये बात जरूर है कि जो लोग हम पढ़ते हैं किताबों में, वो बात दुनिया की असलियत से अलग होती है। जब आप नौकरी करने जाते हैं तो पहला काम जो आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको बताता है, आप किताब पढ़ के आ गए, अब नई दुनिया में आइए, ये वास्तविक दुनिया है, इसका रिश्ता किताबों से नहीं है, ये मान लिया हमने। लेकिन हम सब मानते हैं कि मूल्य जो हैं हमारे, वो हमेशा तय करते हैं कि हम कहाँ जाएंगे, हमारा समाज कैसा बनेगा। आंग सान सूची से काफी उम्मीदें थी कि वो इस रास्ते पे वो बर्मा को आगे ले जाएंगी, म्यांमार को आगे ले जाएंगी। हमें भी बर्मा नाम ही याद आता है। म्यांमार कुछ तो कह सकते हैं, उनका नाम ऑफिशियली म्यांमार है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनके शासन में भी कोई ऐसी तरक्की नहीं हुई, ना अर्थव्यवस्था की, ना गवर्नेंस की, ना डेवलपमेंट की, ना लोगों की जो माली स्थिति बदली। सिर्फ यही हुआ कि सेना और जनतंत्र के बीच में जो एक मुठभेड़ चल रहा है, उसमें कभी वो जीती, कभी सेना जीती, और इस बार जो गवर्नेंस सिस्टम है उसने उनको फिर से थका दिया, हरा दिया। लेकिन नोबेल प्राइज ऐसे लोगों को दिया जाता है जो पीस, शांति के नाम पे आते हैं, नागरिक अधिकारों के नाम पे आते हैं, और फिर मिलने के बाद उनका रुख बदल जाता है। ये बात इथियोपिया के जो भी प्रधानमंत्री हैं, वो भी अभी वो प्रधानमंत्री, उनको नोबेल प्राइज दिया गया पीस के लिए। उनके पहले थे जो प्रधानमंत्री, वो 20 वर्ष तक थे, उन्होंने काफी उस पर कंट्रोल कर रखा था। इथियोपिया के जो प्रधानमंत्री, उन्होंने कंट्रोल कर रखा था तमाम गुटों के ऊपर, और वहां एक तरह से थोड़ा सा प्रेशर जरूर था, लेकिन शांति थी। लेकिन अभी जब आए तो
उनके आने के बाद 1-2 साल तो शांति रही, उसके बाद से सिर्फ अशांति है, उसके बाद सिर्फ मारधाड़ है, हत्याएं हैं और हर तरह की हिंसा हो रही है और एक पूरे समुदाय को एक तरह से जैसे गैर क्षेत्र बना दिया गया है। हर हर देश में कई समुदाय होते हैं। जब वो समुदाय अगर देश के ही हों तो उनमें जो आपस की लड़ाई होती है वो सदियों पुरानी चलती रहती है, उसका कोई अंत नहीं होता। जो जैसे अमेरिका में इस तरह की बातें इसलिए नहीं होती कि यहाँ 200 समुदाय हैं, सब बाहर से आए हैं, कौन किससे लड़ेगा इस बात पे कि हम ये हैं वो हैं। लेकिन जो लोग कू क्लक्स क्लैन के हैं, जो जो व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट हैं, जो शुरू में आए थे, जिन्होंने जो यहाँ के मूल निवासी रेजनीज उनसे जो जमीन छीनी, वो अलग तरह सोचते हैं, उन्होंने जिंदगी अलग तरह से देखी थी। तो ये इब्राहिम लिंकन के आने तक जो एक बात हो रही थी कि व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट सबसे आगे थे, वो पिछले 100 साल से 150 साल में काफी कम हुई है, खत्म नहीं हुई है। लेकिन उसके अलावा यहाँ कोई हिंसा की बात नहीं होती। यूरोप में देखिए जितनी लड़ाइयाँ थी वो सब विश्व युद्ध के पहले हो चुकी थी। लेकिन जो विकासशील देश हैं, यहाँ की बात चल रही है, हर जगह कोई न कोई समुदाय आपस में लड़ते रहते हैं। भारत में आज की स्थिति में वो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। ये राजनीति जो 75 साल से, जो पिछले पहले 65 सालों में जोड़ने की राजनीति, पिछले 7-8 साल में वो तोड़ने की राजनीति बन गई है। तो ये जिनको नोबेल प्राइज मिलता है वो कैसे एकाएक शांति से अशांति की तरफ चले जाते हैं पुरस्कार मिलने के बाद। ये नोबेल कमेटी को सोचना चाहिए शायद, और हम सबको सोचना चाहिए ऐसा क्या है नेताओं में जो नोबेल प्राइज पाने के लिए सब कुछ करते हैं और प्राइज मिलने के बाद उनका रुख बदल जाता है। ये बात ओबामा के साथ भी थी, उनको प्राइज राष्ट्रपति बनने के पहले ही मिल गया, कुछ दिखाने के पहले ही मिल गया, और लेकिन उसका क्या हुआ अंत में? उन्होंने जितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं उसका अगर आप हिसाब देखें, जितने उन्होंने जो अप्रवासी वापस भेजे थे उसका हिसाब देखिए, उसका जिक्र बहुत कम हुआ, इसलिए कि हम लोग एक जो ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन राष्ट्रपति बनने के बाद हम लोग उससे इतने प्रभावित थे कि हम उनके बारे में कुछ ऐसी बातें करना नहीं चाहते थे। तीसरी सबसे बड़ी बात हो रही है कि पुतिन साहब हिंदुस्तान आ रहे हैं। पुतिन साहब वो एक छोटे से देश रशिया के राष्ट्रपति हैं। छोटा इसलिए कि आज की तारीख में रूस की जीडीपी यानी कि राष्ट्रीय आमदनी भारत से कम है। जब रूस बड़ा था, वो यूएसएसआर था, वो सोवियत संघ था, तब वो अमेरिका से बराबरी करता था। उसकी जो आमदनी थी, राष्ट्रीय आमदनी, वो यूरोप के हर देश से ज्यादा थी। आज की तारीख में यूरोप के जितने बड़े देश हैं उन सब की राष्ट्रीय आमदनी रूस से ज्यादा है। वो चीन का एक दहाई हो गया है। वहां मान लीजिए $1500 बिलियन की अगर अर्थव्यवस्था है रूस की, तो $15,000 बिलियन की अर्थव्यवस्था है चीन की, और भारत की करीब 2000 की है बिलियन की। तो ये आज का समीकरण नया है, और अमेरिका $25,000 बिलियन पे है। तो अमेरिका 25,000, चीन 15,000, रूस 1500। उसमें रूस अभी भी अपने आप को देखता है कि वो सोवियत संघ की तरह है। रूस ना देखे तो पुतिन लोग अपने आप को इस तरह देखते हैं, लेकिन उनका जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व है बहुत कम हो चुका है। इसके संदर्भ में फिर भी उनका, अगर आप अमेरिका को देखते हैं तो अमेरिका में सबसे ज्यादा चिंता चीन और रूस की है। रूस अब उतना ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है कि उसकी अर्थव्यवस्था बहुत छोटी हुई है और उसके पास वो साधन नहीं है जिससे कि अमेरिका से लड़ाई कर सके। लेकिन जो न्यूक्लियर ट्रीटी है, जो न्यूक्लियर आर्ममेंट के पास है, वो उसकी सबसे बड़ी ताकत है। आज की तारीख में न्यूक्लियर आर्मामेंट में रूस अमेरिका के बाद नंबर 2 पे आता है। कुछ चीजों में वो नंबर 1 भी है, और अभी देख रहे हैं कि जितनी बात चल रही है कि शायद वो यूक्रेन पे हमला करे, और अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं वो इस बात पे नजर रखे हुए हैं कि रूस ऐसा ना करे, या करेगा तो कैसे करेगा। किसी के पास उसे रोकने कोई साधन नहीं है। रूस से जो भारत की मैत्री है वो अपने आप में बहुत गहरी रही है। स्टालिन के बाद ये बात एक सिलसिला शुरू हुआ। स्टालिन का जो रुझान था भारत के प्रति उतना अच्छा नहीं था। वैसे उनकी बेटी श्वेतलाना ने दिनेश सिंह के बड़े भाई से शादी की,
वो काला काकर के राजा हुआ करते थे, वो सब ठीक था, लेकिन स्वेतलाना को छोड़ना पड़ा रूस उसके लिए। जब स्वेतलाना आई तब तक रूस में स्टालिन, ये पोस्ट स्टालिन युग शुरू हो चुका था। और पोस्ट स्टालिन युग में जो जो ख्रुश्चेव का जमाना आया, उसमें भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए उठी कि अमेरिका उसका साथ नहीं दे रहा था या वो सवाल खड़े कर रहा था। उस जमाने में अमेरिका को या तो भारत या पाकिस्तान से दोस्ती करनी पड़ती रूस की समीकरण ठीक करने के लिए। उसमें पाकिस्तान को नए अलायंसेस चाहिए थे और वो पूरी तरह से अमेरिकी हो गया, और भारत का जो है खेमा पूरी तरह से सोवियत संघ के साथ हुआ। इसके बावजूद कि हमने नाम की बात की, नॉन अलाइन मूवमेंट की बात की, पंचशील की बात की, लेकिन वो सब करने के लिए आप में ताकत होनी चाहिए थी। आप अगर तमाम देश जुड़ जाएं, 2 4 5 15 10 15 देश भी जुड़ जाएं, उन सब में इतनी ताकत नहीं है कि वो जो बड़े देश हैं उन सबके साथ लड़ सके किसी भी हालत में, क्योंकि लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं होती, उसमें अर्थव्यवस्था की बात होती है, उसमें तरह तरह की समीकरणें आती हैं, जियो पॉलिटिकल जो उनकी समीकरण है उनका उनका अलग स्थान होता है। तो पुतिन का भारत आना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर पुतिन और भारत मिलके एक नई अर्थव्यवस्था बनाने की कोशिश करें तो उससे बहुत फायदा हो सकता है, उससे एक अलग तरह का नया मॉडल निकलेगा। वो ऐसा कर पाएंगे नहीं, ये अलग बात है, लेकिन डिफेंस की के जो रक्षा की बात करते हैं तो भारत और रूस का जो संबंध है वो बहुत गहरा है। उसको लेकर के अमेरिका हमेशा थोड़ा सा चिंतित रहता है, इसलिए कि अमेरिका चाहता है कि उसकी जो बिक्री हो हथियारों की, उसमें भारत का जो बड़ा सा बाजार खुलने वाला है या खुल रहा है, उसमें उसकी अपनी पकड़ हो, पहुंच हो, उसका हिस्सा उसको मिले। लेकिन भारत ने इस तरह से, एक तरह से मान लीजिए, ये मानना पड़ेगा कि पिछले कुछ वर्षों में, पिछले 20-30 वर्षों में भारत की जो एक जो पॉलिटिकल पोजिशनिंग रही है वो पहले से बहुत अच्छी थी। उसके आधार पे आज भारत की अपनी जगह बनी है। उसकी वजह है कि जो भारत के लोग जो बाहर गए हैं भारत छोड़ के, जो इंडियन डायस्पोरा है, जो अप्रवासी भारतीय हैं, उनका उससे बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी, वो चाहे हम किस तरह समझने की कोशिश करें कि भारत की आज की छवि में जो भारत छोड़ के गए थे, जो IIT IIM से पढ़ के गए थे, या जिन लोगों ने प्रोफेशनली, जो डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, जो बाहर आए, उन लोगों ने जो भूमिका बनाई भारत के लिए वो बहुत बड़ी है। लेकिन जो पुतिन साहब हैं वो क्या दे सकते हैं? हथियार दे सकते हैं, उनके पास पैसा देने के लिए नहीं है, उनके पास भारत का बाजार उनको भी चाहिए। तो लोग कहेंगे कि भारत का हाथ ऊपर है, ऐसा नहीं है। पुतिन का छोटा सा देश है, लेकिन उसके उस देश की जो प्रति व्यक्ति आमदनी है वो भारत की 5-6 गुना ज्यादा है, और उसका ये है वो जुड़े हुए हैं यूरोप से, उनकी जो संभावनाएं हैं अर्थव्यवस्था की, वो उनकी जो तैयारी है वो अपना मॉडल बदले तो बहुत ज्यादा है। अगर रूस चाहे तो 6-10 साल के अंदर उसकी प्रति व्यक्ति आमदनी 4-5 गुना हो सकती है। भारत चाहे तो भी बहुत तो बहुत 50% बढ़ेगी। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। तो वहां जो है अगली जो आर्थिक क्रांति हो या ऐसा मॉडल बनाना हो विकास का, उसकी पूरी तैयारी या उसकी पूरी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, खाली मॉडल बदलने की बात है। वो पुतिन के ऊपर है कि किस तरफ ले जाएंगे। लेकिन उनके साथ अगर भारत जोड़े तो अर्थव्यवस्था और रक्षा दोनों में, और उससे थोड़ा सा वजन पड़ता है जो हमारी जो पॉलिटिकल पोजिशनिंग है। लेकिन रूस चीन के सामने अब नहीं खड़ा हो सकता। रूस चीन का 1/10वां हिस्सा है अर्थव्यवस्था में, और वहां की आबादी जाहिर है बहुत छोटी है। वहां सिर्फ एक ही फायदा उसको है बड़प्पन दिखाने के लिए, उसके पास जो बम है, जो एटम बम है, जो भी जिस भी पीढ़ी के हों, वो उसकी सबसे बड़ी आज की तारीख में एक महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं जगह उसको मिलती है बम के नाम पे। लेकिन बम के नाम पे जो अगली पायदान जो जियो पॉलिटिक्स की है वो तय नहीं होगी। वो धीरे धीरे वो बम जो अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों में उनका स्थान कम होना शुरू हो जाएगा, और उसके कारण बहुत सारे हैं। क्योंकि अब तक जितना भी काम हुआ है इस सिलसिले में अगर आप देखें तो सब जो कोशिशें ये रही हैं, जिन्होंने बम बना लिए उसका इस्तेमाल किस तरह न होने पाए, उससे डर जरूर रहता है, लेकिन वो डर ही डिटरेंस हो सकता है,
उसका इस्तेमाल कोई करना नहीं चाहेगा, ऐसा हमारा मानना है। कम से कम सब समाज में ऐसा नहीं होगा। और जो जो देश जो जब तक कि अगर नॉर्थ कोरिया पे नहीं किया गया उसका इस्तेमाल, तो कहीं और नहीं हो सकता। अगर होगा तो इसका इस्तेमाल छोटे देश करेंगे। इसराइल कर सकता है, ईरान कर सकता है, नॉर्थ कोरिया कर सकता है। मेरा मानना है कि बड़े देश न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन वो रूस को एक अपनी जगह देता है। तो रूस के साथ भारत को किस तरह संबंध बनाने चाहिए, उसका इस्तेमाल चीन और अमेरिका के संदर्भ में कैसे किया जाए, यहाँ पे हमारे राजनयिकों की जो समझ है वो दिखेगी। और हम मानते हैं कि वो अब तक जो कुछ टाल चुके हैं, लेकिन जो चीन के साथ जो आप देख रहे हैं तमाम चीजें उभरी हैं कि चीन पिछले 40-50 साल में धीरे धीरे भारत के ऊपर थोड़ा हावी होता जा रहा है। उसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ नई तरीके सोचने पड़ेंगे। जो क्वाड की बात है, वो क्वाड भी इसमें बहुत सफल नहीं हुआ है। पुतिन के आने से एक बात तो साफ है कि पुतिन को भारत की जरूरत है। इससे ये भी साफ है कि मोदी सरकार में कुछ लोग वो समीकरणों को एक नई तरीके से सोचने की कोशिश कर रहे हैं। और देखना यह है कि इस बार किस तरह की नई सहमति होती है, किस तरह के एग्रीमेंट बनते हैं, किस तरह का डिक्लेरेशन होता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अपने आप में भारत को चाहिए कि पुतिन को, जैसे हमेशा वो रूस हमारे करीब था, सोवियत संघ करीब था, उसको हमेशा करीब रखे। क्योंकि अमेरिका पर विश्वास करना वो हमेशा गलती होगी। अमेरिका पर विश्वास करने के लिए हमेशा काम करते रहना पड़ेगा। चीन पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है, जिस तरह का रिश्ता हमारा रहा है। लेकिन रूस, जो अमेरिका, चीन और रूस की जो एक त्रिकोण बना है भारत के अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में, रूस हमेशा हमारे साथ रहा है। उसका जो एक संबंध रहा है वो काफी एक मजबूत दोस्त का रहा है, करीबी दोस्त का रहा है। उसका हमें ख्याल करना पड़ेगा। तो शायद नवीन भाई ने इस बार एक शायद ठीक चली हो और इससे देश का भला हो, इस बात के साथ अगली पायदान तक आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।